नमस्कार साथियों, देवक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस कड़ी में अपने भोजन के अवयव है, तो भोजन के अवयव में जो मुख्य जो पार्ट है यानी वृहद पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए हुए वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृहद पोषक तत्व है, यानी कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृहद पोषक तत्व है। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट किससे निर्मित होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किससे निर्मित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से निर्मित होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कितना अनुपात में पाया जाता है? 1:2:1, यानी इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया? CnH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होता है। इससे अपने को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होती है जो कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन होता है मोनोसेकेराइड, सेकंड वन होता है ओलिगोसेकेराइड और थर्ड वन होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी मोनोसेकेराइड में क्या होता है? यानी कार्बन की 1 मॉलिक्यूल होता है। कितना होता है? यानी शर्करा होती है, शर्करा का 1 मॉलिक्यूल होता है। और जो पोली यानी ओलिगोसेकेराइड होता है उसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ के निर्मित करती है। जबकि जो अपना पॉलीसेकेराइड है उसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ के और पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। पॉलीसेकेराइड 2 टाइप्स का होता है, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड होता है और सेकंड होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड यानी जितनी भी जो मोनोसेकेराइड यूनिट है यदि वो इक्वल है यानी समान है तब तो वो कहलाएगा होमोपॉलीसेकेराइड। और यदि वो मोनोसेकेराइड यूनिट कैसी हो, असमान हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? हेट्रो यानी उसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में जैसे अपने स्टार्च आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टार्च आ जाता है और अपना सेलुलोज आ जाता है। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है उसमें हाई एल्यूरोनिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाई एल्यूरोनिक एसिड। और हाई एल्यूरोनिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? जो अंडाणु होता है, अंडाणु की जो सतह होती है वो किससे निर्मित होती है? हाई एल्यूरोनिक एसिड से निर्मित होती है। तो इसमें देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड की, यानी शर्करा के केवल एक अणु पाए जाते हैं। और यदि 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिलकर बनाए तो यानी 3 कार्बन शर्करा के मॉलिक्यूल मिले तो उसको बोलते हैं ट्रायोज। क्या बोलेंगे? ट्रायोज। और ट्रायोज का एग्जांपल क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। यदि 4 कार्बन मिलकर यानी 4 कार्बन शर्करा बनाए तब उसको बोलते हैं टेट्रोज। क्या बोलेंगे? टेट्रोज। और इसका एग्जांपल क्या होता है? इरिथ्रोज। 5 कार्बन हो तब उसको बोलेंगे पेंटोज। एग्जांपल क्या हो जाएगा? राइबोज। 6 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है। फिर 7 कार्बन हो तो उसको अपने बोलते हैं हेप्टोज। क्या बोलते हैं? हेप्टोज। एग्जांपल क्या आ जाएगा? स्यूडो हेप्टुलोज। और इनके फॉर्मूले में रेशियो यानी वैल्यू कैसे रखते हैं? जैसे फॉर्मूला CnH2ON है तो अपन ने रखा जैसे C3 रखा, N के इक्वल में क्या रखेंगे? N के इक्वल में जैसे अपन ने 3 रखा तो C3 हो गया, H2 हो गया, O, और N के इक्वल में अपन ने यहाँ भी क्या रख दिया? 3 रख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? C3 H3 को डिवाइड करेंगे 2 से, H6O3। ये इसका यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला आ गया C3H6O3। इसी प्रकार अपने इसमें नंबरिंग रखेंगे, जैसे 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ये नंबरिंग रखेंगे। फिर जैसे ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है? 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती है। जैसे 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेगी उसको डाइसेकेराइड, 3 जुड़ेगी उसको ट्राइसेकेराइड, 4 जुड़ेगी उसको टेट्रासेकेराइड। तो डाइसेकेराइड के एग्जांपल में जैसे एक तो जैसे अपने सुक्रोज के बारे में बात करें। किसके बारे में? सुक्रोज में। तो सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है, एक तो कौन सी होगी? ग्लूकोज होगी और एक होगी फ्रक्टोज। यानी सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और सुक्रोज का अनदर नेम क्या होता है? कैन शुगर। क्या बोलते हैं? कैन शुगर या टेबल शुगर भी बोलते हैं। और सुक्रोज किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है, इसलिए इसको कैन शुगर बोलते हैं। फिर लैक्टोज, तो लैक्टोज किसका मिश्रण होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। किसका मिश्रण होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। और लैक्टोज को अपने मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा बोलते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
माल्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है। किससे बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज का निर्माण होता है। तो डाइसेक्राइड के कितने एग्जाम्पल हो गए? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल है। फिर पॉलीसेक्राइड, इसमें 10 से अधिक मोनोसेक्राइड अणु आपस में जुड़ते हैं। और ये ओलिगो और जो पॉलीसेक्राइड है, इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? मोनोसेक्राइड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। तो इनमें जैसे स्टार्च, तो स्टार्च क्या होती है? पादपों में संचित होती है। किसमें होती है? पादपों में संचित भोजन होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? स्टार्च। इसी प्रकार जो शैवालों में संचित भोजन होता है वो भी किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन यानी प्राणियों में संचित भोजन किसके रूप में पाया जाता है? यानी ग्लाइकोजन, प्राणियों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इसको अपने प्राणी शर्करा भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन को क्या बोलेंगे? प्राणी शर्करा। काइटिन, काइटिन कवक भित्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, कवक की भित्ति। फिर सेलुलोज यानी पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। इनुलिन, इनुलिन पाया जाता है जो डहेलिया पादप होता है, डहेलिया पादप की जड़ों में पाया जाता है। डहेलिया पादप की जड़ों में क्या पाया जाता है? इनुलिन। और फिर एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं इनसे, जैसे ग्लूकोज का क्या नाम रखते हैं? ग्रेप शुगर, यानी ग्लूकोज को अपने बोलते हैं ग्रेप शुगर या अंगूर शर्करा। और ये क्या होता है? कोशिकीय ईंधन होता है। क्या होता है? कोशिकीय ईंधन होता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को अपने बोलते हैं फ्रूट शुगर और सर्वाधिक मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। फिर कार्य क्या होता है इनका? यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या वैल्यू? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। और कैलोरी वैल्यू कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलोरी वैल्यू कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम इसकी कैलोरी वैल्यू होती है। अब ये तो अपनी बात होगी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड अपने बात करते हैं जैसे प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की। तो प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? शारीरिक वृद्धि और निर्माण में आवश्यक होता है। और प्रोटीन क्या होता है? जो अपनी टूटी फूटी कोशिकाएं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, ऊतक है, उनकी मरम्मत में सहायक होता है। प्रोटीन शब्द सबसे पहले दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से निर्मित होते हैं। या प्रोटीन को ऐसा बोल सकते हैं एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्लों के क्या होते हैं? ये बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? एमिनो अम्ल से निर्मित होते हैं प्रोटीन। और जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल के अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक एमिनो समूह होता है। यानी एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमिनो समूह पाया जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में। फिर एमिनो अम्ल यानी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से निर्मित होता है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में। इनमें 10 प्रकार के एमिनो अम्ल अपने शरीर में पाए जाते हैं, यानी अपने शरीर में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। क्या बोलेंगे? अन्य आवश्यक एमिनो अम्ल जो अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं अन्य आवश्यक एमिनो अम्ल। और जो एमिनो अम्ल अपने बाहर से लेते हैं, खाद्य पदार्थों के द्वारा लेते हैं, खाद्य पदार्थ के द्वारा उनकी आपूर्ति होती है, उसको बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। तो 10 तो अनावश्यक हो गए और आवश्यक बाहर से लिए जाते हैं। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल तो अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, जबकि आवश्यक एमिनो अम्ल बाहर से अपने खाद्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण करते हैं। और 2 एमिनो अम्ल बाद में निर्मित होते हैं अपने शरीर के अंदर, जिनको बोलते हैं अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल। अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आर्जिनिन। कौन सा होता है? आर्जिनिन। और सेकंड कौन सा होता है? हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब देखिए इसमें यानी प्रोटीन, जैसे कुछ प्रोटीन कैसी होती है? रेशेदार प्रोटीन होती है। तो रेशेदार प्रोटीन का एग्जांपल क्या होता है? केराटिन और मायोसिन। डायरेक्ट एग्जांपल आते हैं। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा होता है? केराटिन और मायोसिन। और केराटिन मायोसिन किसे पाया जाता है? केराटिन किसे पाया जाता है? त्वचा में, बालों में, नाखून में क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। फिर गोलाकार प्रोटीन, तो गोलाकार प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। उदाहरण क्या होता है? एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। फिर प्रोटीन के प्रकार, तो प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल प्रोटीन, यानी जो केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो सरल प्रोटीन यानी जिसमें केवल एमिनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही प्रकार पाया जाता है। सरल प्रोटीन का उदाहरण क्या हो जाएगा? केराटिन और इलास्टिन। सरल प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? केराटिन और इलास्टिन। संयुग्मित प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल तो है ही, साथ में उसके क्या है? धातु या अन्य कोई पदार्थ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं संयुग्मित प्रोटीन। यानी प्रोटीन भी है, अप्रोटीन भाग भी है। तो जैसे अपने देखते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन यानी हीम क्या होता है? हीम होता है आयरन। हीम क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन।
तो प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा, आयरन, तो क्या निर्मित हो गया, हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे प्रोटीन के साथ क्या जुड़ गया, लिपिड, तो क्या हो गया, लिपोप्रोटीन। तो संयुग्मित प्रोटीन के उदाहरण हो गए हीमोग्लोबिन और लिपोप्रोटीन। और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होती है, ये थर्ड प्रकार की होती है, यानी सरल और जो संयुग्मित प्रोटीन है उनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है यानी अपघटन होता है तो उनसे निर्मित होती है क्या, जैसे पेप्टाइड हो गए, पेप्टोन हो गए, पेप्टाइड, पेप्टोन, पेप्टाइड, पेप्टोन, ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। फिर प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन जैसे एक तो क्या करता है, हार्मोन निर्माण में आवश्यक होता है, जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का निर्माण करता है। और सेकंड ये गैसीय परिवहन, जैसे रक्त के अंदर, जैसे रक्त के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है, हीमोग्लोबिन परिवहन, उसमें ये आवश्यक होता है, हेल्पफुल होता है। और इसके अतिरिक्त जो शरीर की टूटी फूटी कोशिकाएं, ऊतक हैं, उनके क्षतिग्रस्त होने के दौरान उनकी मरम्मत में सहायक होता है। और अपने शरीर की शारीरिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, प्रोटीन का होता है। कौन सा, प्रोटीन का। और प्राणियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, कोलेजन प्रोटीन। कौन सी होती है, कोलेजन। यानी प्राणियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन पाई जाती है। फिर प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन और यानी प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। तो मेरेस्मस होता है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मेरेस्मस। इसमें क्या होता है, यानी एक तो जैसे त्वचा के नीचे जो फेट है वो जमा नहीं होती, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, दुर्बल होता है बच्चा। और दूसरा रोग कौन सा होता है, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के बीच में, जिसको अपने बोलते हैं क्वार्सिर ऑर्कर। कौन सा होता है, क्वार्सिर ऑर्कर। तो इस रोग की विशेषता क्या होती है, मोटापा यानी तोंद दिखाई देने लगती है। क्या दिखाई देती है, तोंद दिखाई देती है बच्चे की, किसमें, क्वार्सिर ऑर्कर में। चेहरा गोलाकार हो जाता है, चेहरा कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, तो मेरेस्मस हो गया, एक क्वार्सिर ऑर्कर। फिर अपने जैसे बात करते हैं कि प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत होती है वो क्या होती है, दाल होती है। क्या होती है, दाल, सोयाबीन, ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। फिर वसा की बात करें तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। वसा होती है, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। इन वसा के अंदर मुख्यतः क्या पदार्थ होते हैं, वसीय अम्ल पाए जाते हैं और ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त वसीय अम्ल वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विबंध। यानी संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित रहता है। जैसे अपने संतृप्त वसीय अम्ल की बात करें तो संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण जैसे आ जाएंगे पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। क्या आ जाएंगे, पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल की बात करें तो उसके उदाहरण में जैसे लिनोनिक अम्ल हो जाएगा, और लिनोनिक अम्ल हो जाएगा, ओलिक अम्ल हो जाएगा, और एर्केडोनिक अम्ल हो जाएंगे। ये सारे किस में आ जाते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल में, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित रहता है। सेकंड वसा होती है, वसा से 9 किलो कैलोरी, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा से अपने को प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन से कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी वसा अपने को प्रोटीन से प्राप्त होती है, जबकि वसा से कितनी, 9 किलो कैलोरी अपने को प्राप्त होती है। और वसा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वसा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल वसा, कैसे होती है, सरल वसा, जिसमें क्या पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है और वसीय अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाते हैं, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। तो सरल वसा के अपने जैसे उदाहरण देखें तो अपना जो दूध, घी, मक्खन, बटर, ये सारी चीजें, यानी अपना घी, मक्खन, बटर है, घी, मक्खन, बटर, उसमें कौन सी वसा होती है, यानी सरल वसा होती है। सेकंड अपनी कौन सी होती है, संयुग्मित वसा। कौन सी होती है, संयुग्मित वसा। तो संयुग्मित वसा कौन सी होती है, यानी सरल वसा के साथ यदि कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं संयुग्मित वसा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड किससे पाया जाता है, जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन का जो माइलिन आवरण होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, स्फिंगोलिपिड से निर्मित होते हैं। एक होता है फास्फोलिपिड। क्या होता है, फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड किसमें सहायक होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। किसमें, कोशिका झिल्ली के निर्माण में। तो ये तो दो हो गई, सरल वसा, संयुग्मित वसा। थर्ड प्रकार की होती है व्युत्पन्न वसा। कौन सी होती है, व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा कौन सी होती है, इस प्रकार की वसा जो सरल वसा और संयुग्मित वसा के अपघटन से निर्मित होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न वसा। और व्युत्पन्न वसा के अपने जैसे उदाहरण की बात करें तो व्युत्पन्न वसा के उदाहरण में जैसे टर्पिन्स हो गए। क्या हो गए, टर्पिन्स। और टर्पिन्स के अतिरिक्त जैसे स्टीरॉयड हो गए। क्या हो गए, स्टीरॉयड हो गए,
टर्पिनॉइड हो गए, टर्पिन्स हो गए, यानी इसको अपने टर्पिनॉइड की जगह टर्पिन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टेरॉइड्स हो गए और टर्पिन हो गए, क्या हो गए, स्टेरॉइड्स और टर्पिन इसके उदाहरण हो गए, स्टेरॉइड्स और टर्पिन हो गए। और ये अपना बताइए हमने संतृप्त वसा यानी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, एग्जाम्पल पामेटिक और स्टेरिक अम्ल। जबकि असंतृप्त वसा कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, और एग्जाम्पल क्या हो गया, लिनोलिक अम्ल और ओलिक अम्ल। तो आज के जो चैप्टर हुआ है, इस चैप्टर में अपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, वसा पढ़ी, इनके प्रकार पढ़े, इनके टाइप्स पढ़े हैं, और इनके जो एग्जाम्पल है यानी एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल वो अपने सारे किए हैं। कल का जो अपना सेशन होगा उसमें अपने करेंगे इनके यानी पोषण की कमी से जो रोग होते हैं, यानी खनिज तत्व उनकी कमी से होने वाले रोग, और नॉर्मल इनकी कमी से कोई 2-4 रोग और होते हैं, उनके बारे में कल के अपने सेशन में अपने अध्ययन करेंगे। और रिट मेंस की अपनी क्लासेस डेली रेगुलर आ रही हैं, तो अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो रिट मेंस साइंस के सिलेबस के लिए अपने चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और ये केवल ये नहीं है कि ये रिट मेंस के लिए साइंस का पोर्शन अपने लिए लागू है, ये साइंस यानी जितने भी जो एग्जाम्पल है, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, या वनपाल का एग्जाम है, या लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, या जैसे 11th के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, 11th में भी ये जो बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है उसमें हेल्पफुल रहते हैं। तो ये काफ़ी दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे वगैरह के सभी प्रकार के एग्जाम में ये पूछा जाता है, यानी जनरल साइंस के अंतर्गत आता है, तो सभी एग्जाम में हेल्पफुल है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।